आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक फॉर द बैंक प्रमोशंस। सभी बैंक्स के लिए ये वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं। सो अगर आप बैंक प्रमोशन की तैयारी कर रहे हैं, मेक श्योर टू गो फॉर दीज पर्टिकुलर वीडियोस। दीज आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, राइट। जल्दी से जल्दी ऑडियो वीडियो क्वालिटी को कंफर्म कर दीजिए। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका एक्सेस जरूर मिल पाए, उसका नोटिफिकेशन जरूर मिल पाए। इट्स रिलेटेड टू डीआरटी, दैट इज डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। तो डीआरटी का बेसिक फंडा क्या रहता है? व्हाट इज डीआरटी? डीआरटी को स्टैब्लिश किया गया था आरडीडीबी एफआई एक्ट के तहत। those were established under the आरडीडीबी एफआई एक्ट, यानी कि रिकवरी ऑफ डेप्ट ड्यूस, राइट, फॉर द बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। यानी कि आरडीडीबी एफआई एक्ट आया था 1993 में, उसके अंदर डीआरटीज को स्टैब्लिश किया गया था। पहले जो इनकी लिमिट थी वो 10 लाख से ज्यादा के केसेस की थी, लेकिन इतने ज्यादा केसेस हो गए थे तो अब जो लिमिट है वो अब कितनी हो गई है? डेट इज 20 लाख रुपीस। यानी कि 20 लाख या उससे ज्यादा का अमाउंट जहां पर ड्यू होगा, उनसे रिलेटेड एप्लीकेशन ही सिर्फ और सिर्फ हैंडल की जा सकती हैं बाय द डीआरटीज। सिर्फ उनसे ज्यादा का जो अमाउंट है वही वही अब इनमें केस के बतौर जा सकता है। क्लियर विद इट? अब देखो, जब भी कोई एप्लीकेशन रिसीव होती है, हम यहाँ पर थोड़ा सा इसके वर्किंग को समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द डीआरटी, कि डीआरटी की वर्किंग होती क्या है, राइट, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। एंड बेस्ड ऑन दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आप डीआरटी का पूरा टॉपिक ही समझ आएंगे उसके बेस के ऊपर ही, राइट। तो पहली चीज मैंने आपको क्या बताई कि जो बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जहां पर जिनका लोन अकाउंट जो है, लोन अकाउंट का ओवर ड्यू बैलेंस, डेट इज ओवर एंड अबव 20 लाख रुपीज, वो एडमिसिबल है। एंड जहां पर अमाउंट जो था, जहां कहीं अमाउंट जो है वो आपका 20 लाख से कम है, वो बैलेंस कहां पे जाएगा? वो लोन कहां पर फाइल किया जाएगा? डेट इज टू बी फाइल्ड विद द, वो कहां पर फाइल करना आपको? वो आपको फाइल करना है विद द लोक अदालत। अभी हमने कवर किया था कि उस केस को आप कहां पे फाइल करेंगे, डेट इज टू बी फाइल्ड विद द लोक अदालत। और 20 लाख या उससे ऊपर का जो बैलेंस है वो कहां पर लेकर के जाएंगे? वो आप लेकर के जा सकते हैं विद द डीआरटी। और डीआरटी में भी दो आपके पास पड़ाव होते हैं, एक होता है डीआरटी, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, और इससे ऊपर यानी कि एपलेट इसकी अथॉरिटी, या डेट इज डीआरईटी, डेप्ट रिकवरी एपिलेट ट्रिब्यूनल। तो दो आपके पास ये ट्रिब्यूनल्स हैं। अगर डीआरटी के हेड की बात करें तो इनको पीआरओ यानी कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहा जाता है, और डीआरईटी के हेड की बात करें तो इनको चेयरपर्सन कहा जाता है। वी से देम टू बी द चेयरपर्सन, राइट। तो अभी इनके फंक्शनिंग को समझने की कोशिश करते हैं कि फंक्शनिंग एक्चुअल में होती क्या है। सो एप्लीकेशन जो होगी वो ट्रिब्यूनल को दी जाएगी जो आपकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के हिसाब से, यानी कि या तो जहां पर डिफेंडेंट रहते हैं या फिर जहां पर कोज ऑफ एक्शन आपका है, यानी कि जहां पर लोन दिया गया है, ठीक है, तो उसके हिसाब से केस फाइल किया जाएगा। अब इस केस में मान लो कि बैंक जो है वो अपना केस फाइल करता है, दैट फाइल्स द केस, राइट। तो एप्लीकेशन जो है वो प्रेजेंट किया जाएगा, दैट इज टू बी प्रेजेंटेड, राइट, इन पर्सन या फिर एजेंट के थ्रू या लीगल प्रैक्टिशनर के थ्रू, ठीक है, आप या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू आप भेजेंगे टू द डीआरटी। और डीआरटी में किसको रेफर करेंगे? सबसे पहले एप्लीकेशन को रजिस्ट्रार को, रजिस्ट्रार को ये एप्लीकेशन रेफर की जाएगी सबसे पहले, राइट। और इसका एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है। तो इसकी 4 कॉपीज जो होती हैं, 4 कॉपीज, वो यहां पर सबमिट की जाती हैं। दोज आर सबमिटेड एंड बुक फॉर्म में वो सबमिट की जाती हैं। बुक फॉर्म में वो सबमिट की जाती है जिसमें इंडेक्स रहेगा, प्लेट रहेगा, डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, ट्रांसलेशंस हो गई, एफिडेविट्स हो गए, वो सब चीजें रहेंगी। एंड दोज मस्ट बी अटेस्टेड बाय द नोटरी पब्लिक, नोटरी पब्लिक के द्वारा वो अटेस्टेड रहेंगे। अब फर्दर या तो रजिस्ट्रार जो है वो एक्सेप्ट कर लेंगे इसको, आइदर दे विल बी एक्सेप्टिंग इट और दे विल बी रिजेक्टिंग इट।
अगर तो एक्सेप्ट कर लेंगे तो ठीक है, अगर रिजेक्ट कर दिया तो फिर उसके बाद बैंक, अगर रिजेक्ट कर दिया तो एप्लीकेशन वापस चलेगी बैंक के पास, तो बैंक फिर अपील कर सकते हैं। बैंक कैन देन बी अपीलिंग कि हमारी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जाए, राइट। और ये अपील की जाएगी विद इन 15 डेज, विद इन 15 डेज दिस अपील इज टू बी डन। एंड अपील किसको करनी है? टू द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। एंड प्रिजाइडिंग ऑफिसर का जो डिसीजन रहेगा वे वो फुल एंड फाइनल रहेगा। अपील की जाएगी टू द प्रिजाइडिंग ऑफिसर एंड प्रिजाइडिंग ऑफिसर का जो डिसीजन होगा वो फाइनल रहेगा। डीआरटी की जो देखो प्रोसीडिंग होती है वो या तो इंग्लिश में हो सकती है, वो हिंदी में हो सकती है। अगर एप्लीकेशन किसी भी और लैंग्वेज में है तो वहां पर आपको ट्रांसलेशन की कॉपी देनी पड़ेगी, वहां पर ट्रांसलेशन की कॉपी देनी पड़ेगी, आइदर इन हिंदी और इंग्लिश। एंड फर्दर देखो, जब आपका एक बार केस डीआरटी में चला गया, डीआरटी में चला गया, उसके बाद प्रोसीडिंग जब तक आपका डिसीजन नहीं आ जाता, यानी कि जब तक आपको डीआरटी फुल एंड फाइनल डिसीजन नहीं दे देता, तब तक कोई भी और बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिनकी लेनदारी थी उस पर्टिकुलर बोरोर से, दे कैन आल्सो बी ज्वाइनिंग प्रोसीडिंग्स, वो प्रोसीडिंग्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे मान लो बैंक जो था उसने पीक्यूआर ने फाइल किया था ये केस, लेकिन एबीसी बैंक ने भी पैसे लेने थे, अभी प्रोसीडिंग चल रही है डीआरटी में, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। एबीसी बैंक वाले भी ज्वाइन कर सकते हैं कि हाँ भी प्रोसीडिंग चल रही है तो हमने भी पैसे लेने हैं इनसे, उनको रिकवर करवाते हैं, राइट, डेट कैन बी डन, वो भी चीज होती है। अब डीआरटी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करने के बाद, अब जैसे मान लो या तो रजिस्ट्रार ने एक्सेप्ट कर ली या फिर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर था उन्होंने डिसीजन कर दे दिया, एक्सेप्ट कर लिया एप्लीकेशन। अब विद एक्सेप्टेंस के बाद, आफ्टर एक्सेप्टेंस, जब एक बार एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया है तो उसके बाद विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर समन इशू किए जाएंगे डिफेंडेंट्स को, समन इशू किए जाएंगे डिफेंडेंट्स को। एंड ये समन किसके पास जाएंगे? डिफेंडेंट के पास, यानी कि जिन पर्सन्स के अगेंस्ट केस है, जो ग्रेंटर था या लोनी था, उसके पास ये समन जाएंगे। एंड उनको दिया जाएगा 30 दिन का टाइम पीरियड, इनको पर्सन्स को 30 डेज का टाइम पीरियड दिया जाएगा, 30 दिन का टाइम पीरियड दिया जाएगा कि आप हमें बताओ, ठीक है, शोकोज, बेसिकली दिस इज अ शोकोज समन, कि विद इन 30 डेज इनको डिफेंडेंट्स को बताना है, किसको? डीआरटी को, कि जो ये रिलीफ मांगा गया है बैंक के द्वारा उसे ग्रांट क्यों ना किया जाए, उसे क्यों ना ग्रांट किया जाए। एंड जो ये डिस्पोजल करना होता है ना डीआरटी के केस का, डेट इज टू बी डन विद इन 2 हियरिंग्स, 2 हियरिंग के बीच में, यानी कि 2 बार सुनवाई हुई, केस खत्म। और मैक्सिमम विद इन 180 डेज, 6 महीने के अंदर अंदर आपको केस को खत्म करना होता है, आपको केस को खत्म करना होता है, दैट इज एक्चुअली टू बी डन, ये चीज भी रिक्वायर्ड है, राइट। सो डिस्पोजल पीरियड इज बेसिकली 2 हियरिंग्स, दो हियरिंग के अंदर अंदर खत्म करना होता है। और लेट से बैंक को लगता है कि भाई ये बंदे ना भाग ना जाए, ये बंदे भाग ना जाए, यानी कि ये अपने एसेट को बेच ना दे, तो अगर ये रिक्वेस्ट करे तो, अगर बैंक डीआरटी को रिक्वेस्ट करता है तो, डीआरटी को रिक्वेस्ट करता है तो उस सिनेरियो में एक इंटरिम ऑर्डर भी पास किया जा सकता है, ताकि ये जो डिफेंडेंट्स हैं ये अपनी प्रॉपर्टी को, एसेट को बिना डीआरटी की परमिशन के उसको डिस्पोज ऑफ ना कर पाए। और जब एक बार ऑर्डर को पास कर दिया गया, लेट से इन्होंने दे दिया, हेयरिंग्स हो गई, ठीक है, एंड डीआरटी ने यहां पर अब क्या कर दिया? ऑर्डर पास कर दिया, डीआरटी ने ऑर्डर पास कर दिया, ठीक है। तो एक बार डिक्री पास होने के बाद जो बैंक होगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगी, वो अब अप्लाई करेंगे। अभी ऑर्डर की कॉपी मिल गई किसको? बैंक को मिल गई, ऑर्डर की कॉपी मिल गई। अब बैंक जाएंगे किसके पास? रिकवरी ऑफिसर के पास, आरओ के पास। अब रिकवरी ऑफिसर भी डीआरटी का ही एक यहां पर पर्सनल है, उनके पास जाएंगे और उनके पास अप्लाई करेंगे रिकवरी सर्टिफिकेट को, फॉर द इश्यूएंस ऑफ द रिकवरी सर्टिफिकेट। और रिकवरी सर्टिफिकेट जो होगा वो दिया जाएगा डीआरटी के द्वारा, डीआरटी के पास रिकवरी सर्टिफिकेट ले लेंगे और इस रिकवरी सर्टिफिकेट को फाइल कर देंगे विद द रिकवरी ऑफिसर। सो दिस रिकवरी सर्टिफिकेट इज टू बी फाइल्ड विद द रिकवरी ऑफिसर। अब ये नेक्स्ट स्टेप लेंगे, अब नेक्स्ट प्रोसीजर कौन फॉलो करेगा?
रिकवरी ऑफिसर फॉलो करेगा। और इनके पास रहती हैं अलग अलग पावर्स। क्या कौन कौन सी पावर्स हैं? इनके पास पावर है अटैचमेंट की, ये डिफेंडेंट की प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हैं, राइट, एंड उसे बेच बिकवा सकते हैं। अटैचमेंट एंड सेल की पावर है। फिर इनके पास पावर है कि ये अरेस्ट करवा सकते हैं डिफेंडेंट को इफ दे वांट टू, राइट, डिटेन कर सकते हैं। एंड फर्दर दे कैन बी अपॉइंटिंग अ रिसीवर, सो अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। तो ये तीन पावर्स हैं। दीज थ्री पावर्स आर देयर विद whom, विद द रिकवरी ऑफिसर। तो इनके पास अटैचमेंट, सेल एंड अरेस्ट, तीन पावर्स इनके पास अवेलेबल है। अब मान लो कि बोरोर को दिक्कत आ गई, बोरोर कहता है नहीं भाई ये जो डिसीजन दिया गया ना वो मेरे हक में नहीं गया, ये सही नहीं किया गया, वो सही नहीं किया गया। तो अब बोरोर के पास राइट है, किसके पास? बोरोर के पास। अभी तक हम बात कर रहे थे बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अब बोरोर यानी कि डिफेंडेंट के पॉइंट से समझते हैं। तो बोरोर को अगर अपील करनी है डीआरटी की जजमेंट के खिलाफ, तो वो डीआरटी की जजमेंट के खिलाफ अपील भी कर सकते हैं, एंड दैट इज टू बी फाइल्ड विद द डीआरएटी, डेब्ट रिकवरी एपीलेट ट्रिब्यूनल, जिसका जो चेयरपर्सन है उसका नाम क्या होता है? चेयरपर्सन का उनका नाम होता है चेयरपर्सन। नाम सॉरी, मतलब डीआरएटी के हेड का नाम क्या है? चेयरपर्सन होता है, उनको चेयरपर्सन कहते हैं, राइट। तो अब ये डीआरटी की जो केस फाइल है वो किसके पास हो सकता है? डीआरटी के पास हो सकता है, एंड दैट इज टू बी डन विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। 30 दिन के अंदर अंदर आपको जब ऑर्डर आ चुका, तो 30 दिन के अंदर अंदर आप अपील फाइल कर सकते हो। और इसके लिए जो भी डिक्रीड अमाउंट था, जो डिक्रीड अमाउंट होगा, राइट, उसका 50% आपको डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। 50% ऑफ द अमाउंट इज टू बी डिपॉजिटेड, वो पैसा आपको जमा करवाना पड़ेगा, तभी आप केस फाइल कर सकते हो। लेकिन इन द सिनेरियोज जहां पर चेयरपर्सन को लगता है कि नहीं केस जेन्युइन है, तो वहां पर अगर वो रिटर्न में रीजंस को नोट डाउन करते हैं, तो इस अमाउंट को रिड्यूस करके 25% कर सकते हैं, ठीक है, अगर चेयरपर्सन को लगता है तो। लेकिन उनको राइटिंग में रीजन बताना पड़ेगा, राइटिंग में रीजन उनको देना पड़ेगा, राइट। एंड फर्दर डीआरएटी इस केस को डील करेगी, एंड फर्दर उस केस को डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा डीआरएटी को विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, राइट। एंड ट्रिब्यूनल एंड एपलेट ट्रिब्यूनल सेम पावर्स है इनके पास, जैसे सीपीसी में होती हैं, सिविल कोड में होती हैं, ठीक है, वो सेम पावर्स इनके पास अवेलेबल होती हैं। क्लियर विद इट? सो दैट्स ऑल अबाउट द डीआरटी एंड डीआरएटी, अबाउट द डीआरटी एंड द डीआरएटी, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस बनते हैं, उनको भी समझने की कोशिश करते हैं। अब डीआरटी को हेड कौन करते हैं? डीआरटी इज हेडेड बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। इट इज हेडेड बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जो कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है, इफ यू टॉक अबाउट द प्रिजाइडिंग ऑफिसर, राइट, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट जज हो सकते हैं। Presiding officer can be the district judge, right? And further, appointed by the central government for the 5 years up to the maximum age of 70 years. 70 years तक इनको अपॉइंट किया जा सकता है। सेम केस में अगर डीआरएटी की बात करें, तो वो क्वालिफाइड हाई कोर्ट जज हो सकते हैं, क्वालिफाइड हाई कोर्ट जज हो सकते हैं, या फिर वो मेंबर रहे हो इंडियन लीगल सर्विसेज के, एंड उन्होंने पोस्ट ग्रेड 1 के पोस्ट पर रहे हो कम से कम 3 साल के लिए, या फिर वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर रहे हो ट्रिब्यूनल में कम से कम 3 साल के लिए, देन उनको चेयरपर्सन की तरह अपॉइंट किया जा सकता है। और चेयरपर्सन के पास पावर रहती है सुपरिंटेंडेंस की, कंट्रोल की। और इनके केस में भी मैक्सिमम एज जो है अपॉइंटमेंट की 70 years तक की हो सकती है, दैट मे बी अप टू 70 years, राइट। क्लियर सो फार? डू कंफर्म एट द अर्लीस्ट। देखो थ्रेशोल्ड अभी के लिए जो है वो 20 लाख की है, याद रखना, पहले होती थी 10 लाख की। लेकिन 2018 में अमेंडमेंट्स आई थी, ठीक है, उसके बाद अमेंडमेंट आई थी, ठीक है। एंड फर्दर जो यहाँ पर अब अमाउंट है डेट इज 20 लाख रुपीज, 20 लाख का मिनिमम अमाउंट है, जिसको फाइल किया जा सकता है विद द डीआरटी, विद द डीआरटी। एंड डीआरटी में कौन कौन से पर्सन होते हैं? डीआरटी के ऑफिस में कौन कौन से पर्सन होते हैं? डीआरटी केस में एक तो आपके पास हो गए प्रिजाइडिंग ऑफिसर, उसके अलावा रजिस्ट्रार जिनके पास एप्लीकेशन जाएगी,
प्लस रिकवरी ऑफिसर जिनके पास पावर रहती है कि वो सेल कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं प्रॉपर्टी को, अरेस्ट करवा सकते हैं बंदे को, या फिर इवन अपॉइंट कर सकते हैं किसी लिक्विड, बेसिकली जो एक मैनेजर होता है, काइंड ऑफ रिसीवर होता है जो, ठीक है, उनको अपॉइंट कर सकते हैं, राइट। दोज आर द पावर्स अवेलेबल विद द रिकवरी ऑफिसर। सो डीआरटी का टॉपिक क्लियर हो गया आपको। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स हैव अ लुक एट द डिफरेंस। इनके डिफरेंस को समझते हैं यहाँ पर, द डिफरेंस बिटवीन दीज। सी इफ वी टॉक अबाउट द डीआरटी, तो ये एडजुडिकेट करते हैं बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डेट को, राइट। एंड सरफेसी के जो केसेस है उनको सुनवाई की जा सकती है, यस, सरफेसी के केसेस की सुनवाई भी हो सकती है। ये हमने सरफेसी में भी पढ़ा था कि सरफेसी के केसेस की सुनवाई भी हो सकती है, डीआरएटी में अपील भी फाइल की जा सकती है, सीधा डीआरएटी के केस में अपील भी फाइल की जा सकती है, राइट। तो हमने क्या समझा था वहां पे कि जहां पर 60 डेज का नोटिस दे दिया, डी सरफेसी की बात कर रहा हूं अभी मैं, 60 डेज का 13(2) का नोटिस दिया गया था सरफेसी के तहत, राइट। एंड मान लो कि बैंक ने पोजेशन ले लिया, बैंक ने क्या कर लिया, पोजेशन ले लिया, तो उसके केस में पर्सन जो अग्रीड पर्सन है वो डीआरटी में जा सकता है, और डीआरटी को इस केस को सॉल्व करना है मैक्सिमम विद इन 4 मंथ्स। अगर नहीं किया तो बैंक जो बोरोवर है वो डीआरएटी में अपील फाइल कर सकता है। अपील कैन बी फाइल्ड अंडर द डीआरएटी, तो ये प्रोविजन हमने ऑलरेडी पढ़ा था। मेंबर स्ट्रक्चर की बात करें तो सिंगल प्रिजाइडिंग ऑफिसर एंड सिंगल चेयरपर्सन, सीपीसी के तहत बाउंड नहीं है, नेचुरल जस्टिस रहता है दोनों सिनेरियोज में। एंड फर्दर इफ वी टॉक अबाउट द डीआरटी, तो जो भी केसेस हैं आपके ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 लाख रुपीज, उनको आप बेसिकली एंटरटेन कर सकते हो अंडर द डीआरटी। और इन केस डीआरटी में जाना है तो 50% अमाउंट को डिपॉजिट करवाना पड़ेगा, और ऑर्डर आने के बाद विद इन 30 डेज आप अपील फाइल कर सकते हो, विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। और ये अमाउंट को रिड्यूस किया जा सकता है बाय द चेयरपर्सन टू नॉट लेसर देन 25%, टू नॉट लेसर देन 25%, लेकिन रिटर्न में बताना पड़ेगा कि क्या रीजन है जिसकी वजह से अमाउंट को रिड्यूस करा गया है, वो रीजन बताना पड़ेगा, राइट। दैट विल बी ऑल अबाउट टुडे वीडियो। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपने सभी टॉपिक्स को अच्छे से समझा होगा। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो यू कैन बी लेटिंग नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड फर्दर डू डाउनलोड द एप्लीकेशन फ्रॉम द लिंक iibf24/app। एंड अगर आप iOS यूजर हैं, इट विल बी आस्किंग फॉर द ORG कोड विच इज GEGKT। So just do download the application and start your preparations. Thank you so much and see you again in the next video.